नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। बड़े मशहूर एक्टर राजकुमार की फिल्म में एक डायलॉग था कि जिनके घर शीशे के हो जानी वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। आज के संदर्भ में यह डायलॉग विपक्ष पर बिल्कुल सटीक अर्थात फिट बैठता है। कहां तो एक दूसरे का हाथ थामकर बीजेपी को मात देने की तैयारी चल रही थी, लेकिन आज तमाम विपक्षी दल अपना अपना घर बचाने में जुट गए हैं। एनसीपी टूट चुकी है। कांग्रेस से लेकर उद्धव गुट में जबरदस्त खलबली है। कौन साथ है और कौन खिलाफ, यह चेक करने के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। शरद पवार तो अपने साथ बचे हुए नेताओं से वफादारी का एफिडेविट यानी शपथ पत्र तक भरवा रहे हैं। नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव तक हर कोई अलर्ट मोड में आ चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अपना अपना घर बचाने में जुटा विपक्ष क्या 2024 में मोदी के खिलाफ एक बड़ा मजबूत मोर्चा खड़ा कर पाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। एनसीपी की लड़ाई, लेकिन समूचे विपक्ष का खौफ है आई। गृह युद्ध छिड़ा एनसीपी में, लेकिन खौफ पूरे विपक्ष में फैल गया। क्या उद्धव गुट, क्या कांग्रेस, हर कोई चेक करने लगा कि हमारे कुनबे में सब ठीक ठाक है या नहीं। ये दो तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। एक तरफ उद्धव गुट की बैठक हुई तो दूसरी ओर कांग्रेस की। ठोक बजा के चेक किया गया कि सब साथ हैं या नहीं। दूसरी ओर शरद पवार ने कल अपने साथ खड़े नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं को अपने साथ वफादारी का एफिडेविट यानी शपथ पत्र लेकर आना होगा। अब जरा विपक्ष में खौफ की वजह भी सुन लीजिए। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की। शॉकिंग डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र अबाउट अजित पवार डिसीजन। नाउ इन कर्नाटक आल्सो I am fearing next Ajit Pawar who will be going to be emerge in Karnataka. This government 100% it will going to run the government with the ventilator support of economic issues. उधर लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव और राबड़ी देवी के बाद अब सीबीआई ने तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। इस बड़े घटनाक्रम के बीच जेडीयू में खलबली मची है। अलर्ट मोड में आते हुए नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधायकों से 1-to-1 मीटिंग के बाद अब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से भी मुलाकात की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अपना अपना घर बचाने में जुटा विपक्ष क्या बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एनसीपी में लड़ाई, विपक्ष में खौफ आई। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको दिखाता हूं सुप्रसिद्ध विश्लेषण। 24 के युद्ध से पहले विपक्ष में गृह युद्ध का विश्लेषण। पहली घटना नंबर 1, पटना की बैठक में टीएमसी लेफ्ट, आप, कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला सबकी आपस में भिड़ंत हुई। दूसरी बड़ी घटना, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी का साथ दिया, बाकी सब दल अलग थलग खड़े हैं। तीसरी घटना, पटना से बंगाल लौटते ही ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस को आंख दिखाना शुरू किया। कांग्रेस ने भी बुरा भला कहा बंगाल में। चौथी घटना, एनसीपी की टूट के बाद कांग्रेस, उद्धव गुट, जेडीयू सब अपना घर बचाने में लगे हैं। हरिवंश जी जो कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन हैं, वो आज नीतीश कुमार के साथ 1 घंटे से ज्यादा वक्त बिता के आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज यह है कि बिखरे हुए कुनबे जिसकी बात हो रही है, बिखरे हुए कुनबे और आपसी टकराव के साथ क्या विपक्ष मोदी को मात दे पाएगा? आज इसी मूल सवाल पे होगा। तो विश्लेषण के बाद आइए आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नीतीश विचार मंच के नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, प्रवक्ता है एनसीपी के। मेरे साथ संजय निरुपम है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। आपका भी अभिनंदन है संजय निरुपम। आप महाराष्ट्र को समझते हैं, मुंबई को तो और अच्छे से समझते हैं। ये क्या हुआ है? क्या आपको लगता है जो कुछ एनसीपी में हुआ है उसके बाद पूरे विपक्ष का खौफ
हाई है, क्योंकि हम कई तरफ से बयानों की बयार सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा विपक्ष खौफ में है, डरा हुआ है, भयभीत है। मैं नहीं ऐसा मानता। बेसिकली वो लोग खौफ में हैं, डरे हुए हैं या समझौता करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने कुछ गलत किया है। आपने देखा होगा अजीत पवार के साथ जिन लोगों ने भी एक भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया या फिर शपथ ली, उन सब के ऊपर ईडी के केसेस थे। अजीत पवार स्वयं ईडी के अंदर हैं और उनकी पत्नी तक इन्वेस्टिगेशन पहुंच चुका है। जो हसन मुशर्रफ, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता छाती ठोक ठोक के कहते थे कि 1,500 करोड़ का घोटाला किया और आज नहीं तो कल ये जेल जाएंगे। हाँ, किरीट सोमैया। और अजीत पवार के बारे में तो फडणवीस जी कहते थे कि अजीत दादा जेल जाएंगे और चक्की पीसिंग और चक्की पीसिंग और चक्की पीसिंग। प्रफुल्ल पटेल, जिन्होंने इस पूरे इस एनसीपी के अंदर जो एक विभाजन हुआ या फिर जो एक बगावत का मामला दिखा है, उसके इंजीनियर थे, उनके तो मकान के 4-4 फ्लोर सीज हुए पड़े हैं। तो वो खुद भी एक कार्रवाई के तहत हैं। तो ऐसे तमाम लोग, छगन भुजबल तो जेल जाके आ चुके हैं, आज तक उनके खिलाफ केस क्लोज नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो लोग, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि नेताओं के भ्रष्टाचार हैं नहीं है मालूम नहीं, ईडी उनके पीछे लगा देती है। ईडी से अगर भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार किया है, तो ईडी के डर से वो सरेंडर हो जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस प्रकार के नेताओं का एक हुजूम बढ़ा रही है। हाँ, मोदी जी बार बार कहते हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं है। ये भी साफ साफ समझ में आता है। तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने परिवार में, अपने कुनबे में शामिल कर लेना। मंत्री रहे हैं। लेकिन मैं गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। ऐसा माहौल आपने क्या कर दिया है कि बिहार से आवाज आ रही है, जेडीएस कर्नाटक से कह रही है, अभी जुम्मा 1-1.5 महीना हुआ है कांग्रेस की सरकार को, जेडीएस कह रही है कि वहां पर भी एक अजीत पवार बैठा है जो सरकार को गिरा देगा। ऐसा क्या करा है आप लोगों ने? सारा ब्लेम आप पर है। सबसे पहले तो याद करिए, कुछ माह पहले शरद पवार जी का एक वक्तव्य था, अगर रोटी समय पर पलटी ना जाए तो जल जाती है जी। और अगर अब उन्हीं के भतीजे अजीत पवार जी ने समझा कि रोटी जलने वाली है और पलट दी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कसूर तो बताया नहीं जा सकता है। मैं तो ये कहूंगा ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है। जो हो रहा है संविधान के तहत हो रहा है और ये भी स्वाभाविक है कि आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़े कोई नेता हैं जिनका कद पूरा विश्व मान रहा है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो स्वाभाविक है कई दल ऐसे हैं जहां पे अंदर से उनका भी मन है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जैसे जो है ज्वाइन कर ले, और यही हम देख रहे हैं। जैसे कौन-कौन से? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मैं अपनी बात पूरी। मैं कह रहा हूं, आपने बोला कई दलों का मन है जो कि बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज इसी तरह की बात अनुराग ठाकुर ने भी करी है कि ये तो अभी शुरुआत हुई है। देखिए, ये स्वाभाविक है और मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या है जी। पहली बात तो मैंने आपको बताया किस तरह से एनडीए में हर दल का सम्मान है। हमारे पास पूरे भारत में जो सबसे अच्छा नेतृत्व है वो है, तो बाकी दल भी चाहते हैं कि वो देश सेवा करे, प्रदेश में सेवा करे। दूसरी बात, ये जो क्षेत्रीय दल है इनमें वंशवाद का दीमक लगा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट और होता क्या है कि अगर आप योग्यता को दबाएंगे जी, तो योग्यता जब छटपटाएगी तो लात पड़ेगी। और वही देख रहे हैं हम, केवल यहाँ नहीं और भी जगह पे ये हुआ है। जैसे जवाब दे दूं, उद्धव ठाकरे के गुट में भी यही हुआ है जी। उद्धव ठाकरे, ये एक पॉइंट है। संजय निरुपम, अनुराग ठाकुर ने भी बोला है अभी तो ये पहला है और भी लोग एनडीए को के साथ जुड़ना चाहते हैं। और क्या आपको लगता है, क्योंकि कॉम्पिटेंट अजीत दादा पवार थे, लेकिन क्योंकि बेटी सुप्रिया सुले थी वहां पर दाव खेला गया, क्या आपको लगता है ये सब भी कारण है? ऐसा है अमीश भाई, इस देश में कानून है, एक व्यवस्था है। किसी भी व्यक्ति को पूरा अधिकार है किसी भी पार्टी में जाने का, किसी भी पार्टी में आने का, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन संवैधानिक तरीके से और कानून के तरीके से। अब अजीत पवार के साथ जो 9 लोग गए, क्या वो दल बदल कानून के तहत एक बहुत वैधानिक तरीके से गए हैं? आपको पता है अगर सिर्फ 9 लोग रहेंगे तो 1/3 भी नहीं होते, 1/3 नहीं होते तो इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी।
तो कानूनन अगर कोई सही ढंग से स्प्लिट करता है, कानूनन अगर सब कानून की धाराओं के तहत अगर एक फैसला करता, बात समझी जाती है। लेकिन एक अजीब तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक होड़ सी मची हुई कि सबको तोड़ के अपने पास ले लो, एक सरकार बनाओ। सरकार बनाने का क्या मतलब है? सरकार बना रहे हैं तो आप देश के लोगों का भला करेंगे क्या? देश में महंगाई आपने कंट्रोल कर लिया? एक मिनट, क्या देश में महंगाई कंट्रोल में आ गई है? क्या देश में लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या बेरोजगारी चरम पे है? आज इस समय टमाटर और आलू और प्याज जैसे सब्जियों के भाव 300-400 रुपए किलो मिल रहे हैं। टमाटर तो 140 रुपए किलो चल रहा है इस समय, मिर्ची 400 रुपए किलो बिक रहा है। तो आप महंगाई नियंत्रित नहीं कर पाते, मध्यम वर्ग को, गरीब वर्ग को आप एक जो राहत देनी चाहिए राहत दे नहीं पाते, सरकार चला नहीं पा रहे हैं आप, और सरकार बनाने की होड़ लगी हुई है। तो ये जो सरकार बनाने का जो अनैतिक तरीका है, उस अनैतिक तरीके को पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है। हमारे देश में नैतिकता का एक बहुत जबरदस्त महत्व होता है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की होड़ में नैतिकता से पूरी तरह से एक तौबा करके बैठ गई है, और उसकी सजा आने वाले दिनों में बीजेपी को भोगनी पड़ेगी। और खुद प्रधानमंत्री कहते मैं खातो नती खावानो देतो नती, खाता भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं, खाने भी नहीं दूंगा, और तमाम जो खाने वाले लोग उनको लेते रहते हैं। जब तक ये लोग दूसरी पार्टी में रहते तब तक वंशवादी होते हैं। आज एक मिनट अमित, आज जब तक ये दूसरी पार्टी में, तो अजीत पवार शरद पवार के भतीजे वंशवादी हैं, लेकिन जैसे इनके पास आ जाते हैं, अजीत पवार एक महान नेता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है इस समय, एक बड़ी खबर आ रही है नीतीश कुमार से मिले हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन। अब से कुछ देर पहले यह मुलाकात हुई है, आज दोपहर को यह मुलाकात हुई है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, और 1 घंटे से ज्यादा चली है यह मीटिंग, और लगातार खबर आ रही है कि जेडीयू टूट सकती है। नीतीश कुमार के करीबी सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या खेला आपको बिहार में भी होता हुआ दिख रहा है? 40 सेकंड। बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज को पूरे दावे के साथ दोहरा दूं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी और विपक्ष की एकता में कोई टूट बिहार में नहीं होने जा रहा है, कुछ भी संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की एक हिस्ट्री है पलटने की, ऐसा कुछ पलट भी जाते नहीं हैं। ये धारा ले लील मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे, ये नीतीश कुमार कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं। हरिवंश बाबू से उनकी जो मीटिंग है, बीजेपी भी कह चुकी है कि इस बार कोई नाक भी रगड़ ले तो हम नहीं लेने वाले। बीजेपी अपना नाक रगड़े, और नाक रगड़ते रगड़ते बीजेपी खोखली होते खुद जा रही है। इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया में कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अंदर से इतनी खोखली है कि दूसरे के पार्टी के सदस्यों को सीधे शामिल करके हरिवंश जी का मिलना कुछ तो खेल हो रहा है, सत्ता का शपथ दिलाती है। हरिवंश जी का मिलना क्या कहता है? हरिवंश बाबू राज्यसभा के उपसभापति हैं, नीतीश जी के बहुत पुराने मित्र हैं। उन दोनों की मुलाकात एक अच्छी मुलाकात होगी, सार्थक मुलाकात होगी। और नीतीश जी अभी सब लोगों से मिल रहे हैं। नीतीश जी की मुलाकात को लेकर के आप कोई अर्थ मत निकालिए, उसका एक साधारण अर्थ है कि गौरव भाटिया, आप लोग बिहार में भी खेल करना चाहते हैं। नीतीश विचार मंच के नीतीश बाबू के करीबी सत्यप्रकाश मिश्रा कह रहे हैं कि आप मजबूर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, खोखले हो गए हैं। ये लोग केवल खौफ में नहीं है, इनका जो महागठबंधन था वो अंदर से कितना खोखला है, भ्रष्टाचार और वंशवाद के दीमक ने उसे खा लिया है, ये स्पष्ट हो गया है। और ये लोग सदमे में भी हैं। और जब आप इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कर लेके कि अगर आप बीच में ना बोले, बीच में नहीं बोले, बीच में ना बोले। सत्य जी का भी असत्य मैं लाऊंगा, इतना ज्यादा भाव विभोर ना हो, अपनी बारी में बोले। मैं केवल ये कह रहा था, याद करिए अमित जी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एकजुट थी, उसका प्री पोल अलायंस था, 161 सीटें हमें दी जनता ने। जी, जनता को किसने ठगा था? यही कांग्रेस पार्टी थी। ये लोग संविधान की बात करेंगे। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में 6 एमएलए बीएसपी के कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उनको कांग्रेस ज्वाइन करा देते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अब आते हैं यहां जेडीयू के समर्थक बैठे हैं, इनसे तो ये पूछिए, समर्थक नहीं है, नीतीश विचार मंच से जुड़े हुए हैं जी। अच्छा ठीक है, हाँ, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं। मैं केवल उनसे 2 सवाल पूछता हूं। पहला सवाल यह है, एआईएमआईएम के 4 विधायकों को ज्वाइनिंग क्यों कराई भैया? सरकार से पार्टी में ज्वाइन कराया, क्यों कराया बताइए? वो तो एआईएमआईएम के टिकट पे जीत के आए थे, आपके हिसाब से तो वो सेक्युलर भी है। दूसरी बात,
देखिए मेरे पास वो ट्वीट है। मंत्री नहीं बनाया ना आपकी तरह, सीधा सीधा रात में ज्वाइन करा के मंत्री बनाते हैं आप। तो विधायक लेना ठीक है, विधायक एक मिनट, वो उनकी वो पहले भी जेडीयू में रहे थे, उनके वो जो लोग थे पहले इधर ही थे, बाद में उन ओवैसी कहता है पैसे का पैसे लेकर खरीद लिया आप लोगों ने। खरीदा विरीदा नहीं, वो लोग पहले भी बिहार की राजनीति में अलग अलग पार्टियों में थे। आपने तो आधी रात को पहले एक बार शपथ दिलाया, फिर अभी चोरी करके फिर शपथ दिलाए। आप कहते हैं आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप कितनी खोखली पार्टी है कि आप दूसरे के घरों में सेंध मार के खुद को मजबूत करते हैं। विपक्ष की एकता से आप खौफ में हैं, भारतीय पूरी जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी एकता से खौफ में। अच्छा ठीक है, लेट हिम रिप्लाई। ओके गौरव भाटिया, शार्प रिप्लाई, देन संजय निरुपम एंड ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। ओके, मैंने देखा कि ये बड़े भाव विभोर थे, कूद कूद के बीच में बोल रहे हैं। एक सवाल आपके लिए, जनता देख रही है, ये जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, जो घोटाला हुआ है कि आप जमीन दो नौकरी लो, जिसमें सीबीआई ने चार्जशीट भी फाइल करी है। आपने कहा था जांच होनी चाहिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ। अब आपका क्या इस पे जो है मत है, बताइए जरा। आपके सारे तोतों ने हाल फिलहाल 77 बार जाकर के पूछताछ करी है और एक चार्जशीट भी दाखिल करी है। ये न्यायालय में विचाराधीन मसलों पे टिप्पणी करना टीवी डिबेट में मेरे लिए उचित नहीं होगा। आप वकील हैं और मैं भी कानून का छात्र रहा हूँ। न्यायालय में विचाराधीन मसलों पर कागज तो सारे बीजेपी कह रही है परिवार के साथ खड़े हैं जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कागज तो तेजस्वी के खिलाफ नीतीश जी ने दिए थे सारे। नहीं, ये भ्रामक टिप्पणी है। पर नीतीश जी ने तो समर्थन इसीलिए उनका वापस किया था कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो इसलिए माफी चाहते हैं। 9 साल से ज्यादा बीत गया, कई बार सीबीआई पूछताछ करती रही, कुछ नहीं खंगाल पाई। अब क्या चार्जशीट में तो क्या नीतीश जी से तब गलती हुई थी 2017 में? जब तक चार्जशीट पढ़ नहीं लिया जाए तब तक उस पर क्या 2017 में नीतीश कुमार से गलती हुई थी और किसी सत्यप्रकाश जी, नीतीश कुमार से 2017 में गलती हुई थी जब उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में, इसी मामले में उन्होंने समर्थन वापस दिया था लालू यादव की पार्टी का। नीतीश कुमार ने अपनी विषम परिस्थिति की राजनीतिक चुनौतियों को हमेशा स्वीकार किया है और सही निर्णय लिया है। आप उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उस समय का जवाब दिया जा चुका है। अब उसको अगर अभी दोहराएंगे तो अभी इतना स्पष्ट है कि अब उसी मामले में चार्जशीट हो रही है। एक सेकंड गौरव भाटिया शांत, एक सेकंड। सत्यप्रकाश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मेरा सवाल बहुत सीधा है। जिस मामले में नीतीश जी ने लगातार बोला कि भ्रष्टाचार हुआ और उस पर क्लैरिफाई करना चाहिए तेजस्वी यादव को, और उसी भ्रष्टाचार की वजह से उन्होंने समर्थन छोड़ दिया था लालू यादव की पार्टी का, आज उसी मामले में जब चार्जशीट हो रही है और बीजेपी कह रही है कि कागज पत्थर सब नीतीश कुमार ने दिए थे, तो आप कह रहे हैं वो परिस्थिति अलग थी। परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। तब आप तेजस्वी के भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, क्या अब तेजस्वी के भ्रष्टाचार के साथ हैं? ये सवाल खड़ा होगा। कभी किसी के भ्रष्टाचार, बिहार की जनता पूछेगी। हम कभी किसी भी भ्रष्टाचार के साथ नीतीश तो आप बोलिए, चार्जशीट पे क्या बोलेंगे? कभी नहीं रहे हैं। 9 अब साल चार्जशीट में मेन एक्यूज बने हैं वो। इतना पुराना मसला है वो कि सीबीआई ने कम से कम 77 बार जाके खंगालने की कोशिश करी, कुछ हाथ नहीं लगा। चार्जशीट को पढ़ने दीजिए, न्यायालय में विचाराधीन मसला है। संजय निरुपम मामले सिर्फ कुमार जी एक सेकंड, संजय निरुपम मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का है। अगर भ्रष्टाचार का है तो तेजस्वी पर तो नीतीश बाबू आरोप लगाते थे, और जहां तक बात है विधायक लेने का, कांग्रेस ने राजस्थान में बीएसपी के सारे विधायक ले लिए। मायावती ने बोला कि हमारे यहां डकैती हो गई है। सारे के सारे विधायक कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए, जितने थे बीएसपी के 6 के 6। अच्छा, पहले जो अपने भाटिया जी जो नीतीश कुमार और लालू यादव जी के संदर्भ में सवाल उठा रहे हैं कि लालू यादव जी ने, उनकी पार्टी ने, तेजस्वी यादव ने या राजन ने कोई भ्रष्टाचार किया और उस भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया, इस पर उनको एक बड़ा नैतिक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अजीत पवार के घोटाले के खिलाफ तो छानबीन शुरू कर दी थी फडणवीस जी ने। अजीत पवार के सिंचाई घोटाले के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र कितने दिन निलंबित हो गए थे, नहीं हुआ। अजीत पवार के घोटाले के बाद अजीत पवार के साथ हाथ मिला रहे, तो अजीत पवार के साथ आपने हाथ मिलाए तो नैतिक है। और अगर वहां पर तथाकथित तौर पर आरजेडी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा और जिसके बारे में कभी नीतीश कुमार की पार्टी ने कोई टिप्पणी की, तो उससे हाथ मिलाना अनैतिक हो गया। ये जो दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का ना, इस दोहरा मापदंड पर हमको ऐतराज है और कम से कम इस तरह की बातें करना बीजेपी के प्रवक्ता बंद कर दें। एक दूसरी बात
बीएसपी के 6 या 5 या 4 जो भी एमएलए थे राजस्थान में, 6 विधायक, वो अगर पूरी पार्टी के साथ कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और सारे के सारे विधायक कांग्रेस में चले जाते हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या ऐतराज हो सकता है? सही बात। लेकिन कोई अनैतिक तरीके से पार्टी में स्प्लिट तो नहीं किया गया, एमएलए को खरीदा तो नहीं गया। यहां शिवसेना को तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ रुपए यहां पर शिवसेना को महाराष्ट्र में तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ रुपए एक एमएलए को दिया गया। एक एमएलए को 50 करोड़ में खरीदा गया। कर्नाटक में एक एमएलए को 50 करोड़ में खरीदा गया, जिसका नतीजा अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्या हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी ने देखा और भोगा है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो खुद एक शीशे के घर में रह रही है, वो इस प्रकार की बातें करना बंद करे। भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए खरीद फरोख्त के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए, नए कीर्तिमान बनाए हैं। तो ऐसे में बीएसपी के 6 एमएलए अगर कांग्रेस से जुड़ गए तो ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या उत्तर दोगे? आपके पास उत्तर देने के लिए क्या है? बस पुच्छन के अलावा आप क्या उत्तर देते हैं साहब? ओके, गौरव भाटिया, देना कोई उत्तर नहीं होता ना। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, गौरव भाटिया, संजय निरुपम को जवाब। देखिए अमीर जी, याद करिए महावसूली अघाड़ी जो कि चुनाव होने से पहले भाजपा और शिवसेना को गाली दे रही थी, बाद में एक साथ आए और हश्र ये हुआ है कि आज नाना पटोले कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। ये क्या दर्शाता है? कांग्रेस की अपनी टांगों में तो दम है नहीं, बेचारी बैसाखियों से चल रही थी। एक तरफ थी शिवसेना की बैसाखी, अब केवल उद्धव ठाकरे रह गए। दूसरी तरफ थी एनसीपी की बैसाखी, अब शरद पवार जी के साथ कोई है नहीं। तो मैं केवल इतना कहूंगा, पहले अपनी टांगों को मजबूत करिए। 50 करोड़ में विधायक खरीदे कर्नाटका में यह आरोप लगाया। चुनौती देता हूं न्यूज 18 पर, कोई जजमेंट दिखाए, प्रमाण दिखाए, कंप्लेंट और एफआईआर दिखा दे। ऐसे मैं भी कहूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने 5000 करोड़ रुपए चीन से लिए हैं। रिश्वत तो ली है, 2 करोड़ तो सामने आ चुकी है। मैं 5000 करोड़ का आरोप लगा देता हूं, क्योंकि अमीर जी कोई तथ्य, प्रमाण, साक्ष्य, विटनेस की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा है, कुछ भी आरोप लगाइए। भाटिया जी को महाराष्ट्र का राजनीतिक इतिहास नहीं मालूम है। 1991 में जब शिवसेना में बड़ी फूट हुई और शिवसेना छोटी पार्टी हो गई, इधर छोटी पार्टी हुई और उधर गोपीनाथ मुंडे पहुंच गए लीडर ऑपोजिशन बनने के लिए। ये महाराष्ट्र का इतिहास रहा है। आप शिवसेना के सहयोगी थे। शिवसेना को जैसे उस समय शरद पवार ने तोड़ा और छगन भुजबल के साथ लोग गए, तो निश्चित तौर पर नाना पटोले जी ने आज क्या बोला है ये बताइए। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। आज का बयान बता रहा हूं, नाना पटोले उनको जानते हैं, लीगल बात बता रहा हूं। नाना पटोले आज जानकार, माय डियर सुनो तो जरा। अरे हाँ, सुनिए ना जरा शांति से। मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुनिए ना। क्या है? मैंने आपसे सवाल पूछा, महागठबंधन के सारे साथी भी उनको जवाब। कांग्रेस को मिलना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद, और क्या अजीत दादा पवार भ्रष्टाचारी है? सुनो, ऐसा जवाब ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। देखिए, एक तो सबसे पहले जब ये बात चलती है कि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष किस दल का होना चाहिए, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति है कि सबसे बड़ा दल तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो फिर क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस साहब ने दावा किया, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने? तो ये एक इंटरनल अरेंजमेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे ज्यादा डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट के 11 मंत्रियों को भगाना पड़ता है मंत्रिमंडल से। और डरी हुई पार्टी इसलिए है कि ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी चिल्ला के बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और उसके बाद उन्हीं सारे लोगों को लेकर गले लगाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में अभी इसके पहले तो यह था हालत कि शायद 7-8 सीटें लोकसभा में जीत सकती थी बीजेपी, लेकिन इस घटना के बाद तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डरी हुई पार्टी है। लेकिन डरी हुई पार्टी पे हम लोग कोई क्या बात कहें, क्योंकि जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बात चल रही है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों के लिए लिया, अब वो भ्रष्टाचारी, सबसे चमकदार चेहरा कहां है? वो चेहरा एक सेकंड सर, मेरा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरा निवेदन स्वीकार करें। ब्रिजमोहन जी, मेरा एक सरल सवाल है सर आपको। ब्रिजमोहन जी सुनिए ना, सवाल सुनिए। वॉशिंग मशीन लेके बैठे हुई भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने दावा ठोका है एलओपी पर, क्या कांग्रेस को एलओपी मिलना चाहिए, हां या ना? क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह हमारा इंटरनल मामला है और इसके पहले से यह तय है
जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसका एलओपी होगा। ठीक है, इसमें क्या गलत है? और हमारा मसला है। अब दूसरा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को एलओपी देना चाहिए। ठीक है, तो वो बना ले अपना। वो अगर देवेंद्र फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री के लायक नहीं मानते हैं कि उनका मुद्दा है, हम लोग कांग्रेस को मानते हैं कि कांग्रेस के व्यक्ति को यहाँ पे एलओपी होना चाहिए। ये एक तरह से एक्सेप्टेंस भी है कि आपके विधायक जो छोड़ के गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। अब अजीत दादा पवार एक क्योंकि अजीत दादा पवार कह रहे हैं रियल एनसीपी वही है, जाने दीजिए ना उन्हें। मैं कह रहा हूं उनको लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो महाराष्ट्र में चुनाव जीत लेंगे तो अभी पता लग जाएगा। अभी 8 महीने बाद चुनाव है। एक भी लोकसभा की सीट अगर बीजेपी जीत जाए तो अमित जी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, गौरव भाटिया अब तक मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है गौरव भाटिया, एनसीपी के यानी शरद पवार गुट के जो नेता हैं वो कह रहे हैं और उनके प्रवक्ता हैं ऑफिशियल, वो कह रहे हैं कि बीजेपी अमित जी करेक्शन। जी बोलिए करेक्शन बोलिए। पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी है। गुट नहीं है, दिस इज अ पार्टी। मिसलीड मत करिए देश को, गलत बात बोल के। उद्धव गुट है, शिंदे गुट है, ऐसे ही तो है गुट ना? हो सकता है अजीत पवार जी का, शरद पवार जी का गुट नहीं है, शरद पवार जी की पार्टी है। अच्छा ठीक है, वो आपकी गलतफहमी भावना पैदा मत है, करिए देश के लेकिन अंदर। चलिए वो आपकी आज ये भावना है। जानकारी गौरव मत दीजिए भाटिया एक भी सीट नहीं आएगी आपकी। देखिए, ऐसा है, इनकी हालत तो वो है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। और मैंने बताया, जब योग्यता को आप दरकिनार करेंगे और योग्यता छटपटाएगी तो वो दुलत्ती मारेगी, और वो दुलत्ती लगेगी तो दर्द होगा, और वो दर्द इन्हें हो रहा है। इनको शरद पवार गुट बुलाया जाए तो ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र अधिकार है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर होता है, और अभी इनको तो ऐसी कोई सिंबल मिला नहीं है। जब ये तय हो जाएगा, जब फैसला हो जाएगा, उसके बाद इस पे बात होगी। आज अगर संख्या विधायकों की देखें तो वो अजीत पवार जी के साथ है और शरद पवार जी अकेले पड़ गए हैं। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि अगर एनसीपी है तो वो अजीत पवार जी का गुट है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब महायुति में शामिल हो गई है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, अभी मैं संजय निरुपम जी को सुन रहा था, ये कुछ उदाहरण है, ये जरूर ध्यान से सुनिएगा। अगर ये करे तो बहुत अच्छा है। अगर इनकी जो अंदरूनी कला है उसकी वजह से विधायक छोड़ के जाएं तो वो भाजपा की लॉन्ड्री मशीन है। अरे हमारे पास लॉन्ड्री मशीन है तो तुमने इतने दाग, इतनी कालक, इतनी जो मिट्टी है वो क्यों समेट रखी है? छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साई, ये लोग कांग्रेस में चले गए। तेलंगाना में बीआरएस के एमपी हैं श्रीनिवास रेड्डी, ये कांग्रेस में गए। मध्य प्रदेश में फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हमारी पार्टी से थे दीपक जोशी, ये कांग्रेस में गए। कर्नाटका में जगदीश शेट्टर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस में गए। उत्तर प्रदेश में बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद को ले लिया था। तो जब ये करते हैं अमीर जी, तो इनके पास कौन सी लॉन्ड्री मशीन है? ये तो सवाल पूछ लीजिए। संजय निरुपम जवाब। बड़ा बहुत ही माकूल सवाल पूछा है भाटिया जी ने। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि किसी भी व्यक्ति को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का अधिकार है, अगर वो संवैधानिक और नैतिक तरीके से निर्णय लेता है। तो हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप लगातार एक कैंपेन चलाते हैं किसी नेता के खिलाफ, किसी एमएलए के खिलाफ, किसी एमपी के खिलाफ, ये भ्रष्टाचारी है। उसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी शुरू हो जाती है, सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो जाती है, इनकम टैक्स का रेड पड़ते हैं। भाटिया जी ने, परम आदरणीय भाटिया जी ने एक विषय रखा था कि भाई जगदीश शेट्टार को आपने लिया, इनको आपने लिया, इनको। जगदीश शेट्टार की टिकट आपने काट दी, वो आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो बेचारे कांग्रेस को अप्रोच करते हैं, वो कोई भ्रष्टाचारी तो नहीं थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ढूंढ करके जो आपको चाहिए उनके खिलाफ ईडी का केस खोलते हैं, सीबीआई लगाते हैं, इनकम टैक्स लगाते हैं, और रोज उसको बदनाम करते हैं, और उसके बाद एक दिन उसको दबाव के तहत अपने पास ले लेते हैं। यह गलत हो रहा है। आप भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सदाचारियों को ले रही है। इसलिए जिनको हम ले रहे हैं उससे कम से कम आप जो कुकृत्य कर रहे हैं उसकी तुलना मत करिए। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री का बयान है कि देश में विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने इसकी शुरुआत की है। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है
अपने आप में यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इस समय की यह ब्रेकिंग स्टोरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्लेम कर लिया एलओपी। कांग्रेस कह रही है कि अब एलओपी का पद हमें ही मिलना चाहिए, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट सूत्र कह रहे हैं अभी इस पर फैसला नहीं होना चाहिए जब तक शरद पवार का मामला सेटल नहीं होता। दूसरा खेमा यह चाहता है। मैं सीधा संजय निरुपम का रुख करता हूं। संजय निरुपम, अनुराग ठाकुर का यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। देश में विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसकी शुरुआत एनसीपी है। अनुराग ठाकुर साहब है, कुछ भी बयान दे सकते हैं, मंत्री हैं अभी, लेकिन अभी अभी पटना में आपने देखा होगा तमाम प्रमुख जो विपक्षी दल हैं उनका एक जबरदस्त संगठन एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा ना आए इसकी एक रूपरेखा तय की गई है, और उसकी अगली मीटिंग बेंगलुरु में होने जा रही है। प्रफुल्ल पटेल भी प्रफुल्ल पटेल चले गए, अकेले के साथ चले गए हैं। ये भी सच्चाई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल तो वहां पर समझ लीजिए कि बीजेपी के एजेंट बन के ही आए होंगे कि यह विपक्ष की मीटिंग में क्या हो रहा है, ये पूरी खबर वहां पे थी, तभी तो खलबली मच गई। तभी तो आपने देखा प्रधानमंत्री किस तरह से विपक्ष के नेताओं के ऊपर, विपक्षी पार्टियों के ऊपर जोरदार हमला किया उन्होंने अपने मध्य प्रदेश की सभाओं में। तो ये विपक्ष के लोग जाने वाले नहीं है। विपक्षी संगठन बड़ा मजबूत हो रहा है, विपक्षी एकता एक बहुत ही ताकत के साथ उभर रही है, और इससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में परेशानी है। आप पुराने राजनीतिक नेता है, आपने कई सावन राजनीति में देखे, सरकारें आज बनती हुई देखी, गिरती हुई देखी, लेकिन ये हुआ क्यों है? क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहना बड़ा कठिन है कि शरद पवार को कुछ पता ही नहीं था? अब मुझे नहीं मालूम, मैं अगर अपनी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मैं देख रहा हूं कि शरद पवार के साथ धोखा हुआ है। अजीत पवार शरद पवार की बात से बाहर निकल गए थे। अजीत पवार का जो पूरा व्यक्तित्व था वो शरद पवार नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। अजीत पवार बहुत ओवर एम्बिशियस हो गए थे, ये दिख रहा था। और हाल के पिछले 2-4 महीनों का आप डेवलपमेंट देखेंगे तो ऐसी एक खबर आम थी मुंबई में कि अजीत पवार कभी भी पार्टी तोड़ सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको लालच दे रखा था। लेकिन इतना याद रखिएगा, इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है दिल्ली में, उस सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल है, इसलिए जो लोग जा रहे हैं वो आगे जाके पछताएंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने एलओपी पर दावा ठोक दिया है, और कांग्रेस का कहना है कि एलओपी अब हमारा होना चाहिए, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ऐसा मानता है कि अभी जल्दबाजी होगी एलओपी पर कोई भी फैसला लेना। तो संजय निरुपम, 10 सेकंड में आपका इस पर रिएक्शन क्या है? क्या आपको लगता है आप जल्दबाजी कर रहे हैं जैसा शिवसेना उद्धव गुट मान रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महाराष्ट्र की एक परंपरा रही है, जब शिवसेना 1991 में टूटी तो उनका सहयोगी दल बीजेपी था, तो जैसे ही पार्टी टूटती है गोपीनाथ मुंडे लीडर अपोजिशन बनने के लिए आवेदन देते हैं। इधर इस बीच 1 साल पहले जैसे ही शिवसेना टूटी, अजीत पवार अपना एप्लीकेशन लेकर पहुंच गए, एलओपी बन गए। तो जिसका दल सबसे बड़ा होता है विपक्षी गठबंधन में, उसका नेता एलओपी बनता है। तो ये संजय निरुपम ने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, संजय निरुपम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने लोग हैं, जो लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो सब चुनाव हारेंगे जैसे कर्नाटक में हारे। जवाब आपका। देखिए, ऐसा है, अभी तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है और राहुल गांधी इनके ये नेता है जो भस्मासुर की तरह है। जहां पे कांग्रेस पार्टी का हाथ लग जाता है वहां पे वो पार्टी क्षेत्रीय दल नष्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में याद करिए, समाजवादी पार्टी के साथ गए थे अमित जी, सुपड़ा साफ हो गया इन पार्टियों का। 7 सीटें आई थी, मैं 2017 के चुनाव की बात कर रहा हूं। फिर पश्चिम बंगाल में ये लेफ्ट के साथ आए और सीटें कितनी आई? 1 विधायक इनका आया था, वो भी बताया जा रहा है कि अब इनकी पार्टी छोड़ के टीएमसी में चला गया है। और मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो शुरुआत हुई है। 2024 के आते आते ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट पार्टी से सिंगल डिजिट पार्टी बन जाए, हाथ में आपके बैसाखी किसी और की हो, झुंझुना पकड़कर मुंह में आप सूदर लगाकर, जिसको हम लोग कहते हैं चूसनी, और आप सोचते हैं चुनाव जीतेंगे। अरे, विचारधारा की ताकत नहीं है आपके पास। अब मैं एक बात बड़ी कहने जा रहा हूं, उद्धव ठाकरे जी को, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी का गौरव जी थी, उसको याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम अपनी दुकान बंद कर देंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। जी, ये आज पूछा नहीं जाएगा जी, उद्धव ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी की
ये सोच, ये विचार आपको याद है, जो हिंदुत्व हृदय सम्राट थे और आप लोग उनकी बताई हुई सीख से ही अलग हो गए, क्योंकि सत्ता का सुख भोगना था प्री पोल अलायंस बीजेपी से और सरकार बनाई वसूली अघाड़ी के साथ। जी संजय ऐसा है। जी, ये मैंडेट तो एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना जब एक साथ हो गए तब भी लुटा ना। जब मैंडेट मिला था शिवसेना और बीजेपी को, और हमने सबने वो चुनाव को देखा जिसमें मोदी की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती थी। क्या आपको लगता नहीं है कि उस टाइम में भी तो यही सब हुआ था? ये लोग उस तरफ आ गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी बार बार इस मैंडेट की याद दिलाती है। क्या बिहार भूल गई क्या बीजेपी? वहां पर नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी एक साथ चुनाव लड़के जीत के आई, सरकार में आए, उसके बाद उस नीतीश कुमार को चुरा के बीजेपी ले गए और नीतीश कुमार के साथ सरकार बना दिया। और अभी क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के अनैतिक कर्मों को स्वीकार किया। अभी क्या हुआ? तो आपने जो किया, हाँ, तो आपने किया था कि नहीं? पहले बताइए, आपने जो किया था वो पाप था क्या? एक मिनट, आपने जो किया था वो पाप था क्या? नहीं संजय भाई, गजनी आप हो गए। आपको तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको ये मैंडेट चुरा लिया याद है, लेकिन वो मैंडेट चुराया याद नहीं है। अगर आप अजीत पवार जी पे उंगली उठाते हैं तो महावसूली अघाड़ी में उनको उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया था? बताइए गौरव, फिर ये सवाल तो आप पे नहीं बताएंगे? नहीं, ये सवाल तो आप पे भी उठेगा कि आप भी उंगली उठाते थे। देवेंद्र फडणवीस ने कई बार बोला था, मेरे को तो वो रैली याद है जिसमें बोला था चक्की पीसिंग। एक सेकेंड, उसमें बोला था अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड टुडे दे बोथ आर डिप्टी सीएम्स। सवाल तो आप पे भी उठेगा ना गौरव भाटिया फिर। तो एक कहावत है, मैं माफ करिए इसको बोल रहा हूं, हमाम में सब नंगे हैं, फिर वो भी और आप भी, फर्क क्या है फिर? नहीं, मैं तो ये कहूंगा, हमाम में सब नहीं, ये हमाम में नंगे नहीं है। हमाम में कांग्रेस पार्टी सबसे नंगी पार्टी है, और ये वो है जो दूसरों के भी कपड़े उठा के भाग जाते हैं क्योंकि चोरी इनके अंदर है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब सुनिए। आपने कहा कि हाँ, मैं वही दूंगा जी। देखिए, मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला, न संजय भाई ने नहीं दिया। आपके सवाल का उत्तर यह है कि अगर जांच एजेंसी सीबीआई ईडी जो अब निष्पक्ष काम कर रही हैं, कौन किससे गठबंधन करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन व्यक्ति किस पार्टी में इससे भी फर्क नहीं पड़ता ठीक है, क्योंकि जांच एजेंसी निष्पक्ष है। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए। मुकुल रॉय टीएमसी से भाजपा में आए, उसके बाद भी चार्जशीट फाइल हुई, उनसे पूछताछ तब हुई जब वो बीजेपी में थे, अब वापस टीएमसी में है, तो पूछा नहीं जाएगा वो भ्रष्टाचारी है या नहीं। ये लोग तो आरोप लगाते थे। ये एक पॉइंट है। सत्यप्रकाश मिश्रा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? भाजपा में है, लेकिन उनसे भी तब भी पूछताछ की जांच। सत्यप्रकाश मिश्रा, आप तो खुद ही परेशान है कि नीतीश बाबू का क्या होगा? नीतीश बाबू इस देश की वैचारिक विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, और हेमंत विश्व शर्मा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनका घर टूटने वाला है। ये बीजेपी कुछ कई विधायक संपर्क में है। बीजेपी अंदर से खुद खोखली हो चुकी है, दूसरे के घर चोरी करने के लिए निकली पड़ी हुई है। अरे भैया, जिस भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी की सरकार, उन्होंने एक वोट से गिराना मंजूर स्वीकार किया, लेकिन दूसरों के घर छेद नहीं किया। आप अपने मानदंडों पे नहीं है गौरव जी। आज आपकी पार्टी अंदर से खोखली है, दूसरों के घर सेंध मारते हैं, लहलाती फसल को देखते हैं। ईडी सीबीआई आईटी के मिसयूज करके लोगों को डराते हैं, और जब अपने पास बुलाते हैं तो सीधे मंत्री बनाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग, आपने अटल जी को कोट करा, क्योंकि अटल जी को हमने भी पॉलिटिकली काफी कवर करा है। आप वही बीजेपी चाहते हैं जो एक वोट से गिर जाए, जो सरकार ना चलाए। आप वो वाली बीजेपी चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2। और सिर्फ बीजेपी क्लेम नहीं कर रही, राजभर बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी टूट जाएगी। दूसरी तरफ जेडीएस कह रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस टूट जाएगी। बताइए क्या करिएगा? बीजेपी नहीं है सब कुछ क्लेम कर रही, क्लेम बाकी लोग कर रहे हैं। जेडीएस तो बीजेपी के साथ नहीं है, राजभर तो बीजेपी के साथ नहीं है। जवाब, बीजेपी के साथ कुछ ये एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। एजेंट हो गए। बिल्कुल, राजभर ने अमित शाह जी से मुलाकात कई बार करी, जेडीएस कई बार, जेडीएस कई बार वहां पर जा चुकी, संसद के उद्घाटन में भी शामिल थी। कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। ये तमाम पार्टियां सत्ताधारी बीजेपी से ईडी सीबीआई आईटी के कारण घबराई और डरी हुई है।
दुर्भाग्य है कि इस मिनट, देश मैं की उत्तर दावा दूंगा। करने गौरव वाली भाटिया जवाब। तमाम बड़ी पार्टी, जी। ये जो बड़ी पार्टी है नरेंद्र मोदी की सो कॉल्ड, ये अंदर से इतनी खोखली क्यों है कि आप रात में चोरी करते हैं, सुबह ठीक। सत्ता का शपथ दिलाते हैं और जवाब, उसको जवाब, भ्रष्टाचारी भी गौरव, गौरव, बताते हैं। आप 4 दिन पहले उसको भ्रष्टाचारी बता रहे गौरव, गौरव, थे। गौरव। एक राजनीतिक तौर पे ये गजनी है। 2020 का बिहार का विधानसभा का चुनाव याद करिए, भाजपा की आई 74 सीटें, हमारे साथ नीतीश अरे कुमार वो भी आए आपने थे, पीठ बोल में के छुरा घोपा था कि लालू प्रसाद कि हमारी यादव सीटें कम हुई, उसमें भ्रष्टाचारी भी हैं। आप ही का योगदान था। शांत। शांति से, अब अमित उन्होंने जी, आपकी शांत। शांति सुना, अब उनको 30 शांत सेकंड लीजिए। शांत, गौरव, धन्यवाद। 74 सीटें हमारी आई, 43 इनकी आई। नीतीश कुमार बोले कि देखिए मेरा दम घुटता है भ्रष्टाचारियों के साथ, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। पलटू राम ने फिर से पलटी मारी। जनादेश क्या था? बीजेपी के और जेडीयू को मिला था, और हम बड़ी पार्टी थे, लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। झूठ बात मत चुनाव से करिए, पहले ये वो तय मना हुआ कर था। चुके दूसरी थे कई बात बार वो कि कहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अमीर जी बार बार शांत करा लीजिए। अमीर जी प्लीज, ये प्लीज, झूठ ये बोलेंगे तो गलत मुझे बात बीच में है। बोलना पड़ेगा। देखिए एक बात, आपको जानकारी ही नहीं है। एक बात बार बार आती है, अटल जी की भारतीय जनता पार्टी बहुत बिल्कुल, बेहतर थी। अटल जी श्रद्धेय है सबके लिए, लेकिन अगर आप अटल जी की बात करेंगे तो हम भी कहेंगे शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली लाइए ना। जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि हिजड़े झुकते हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, वो नहीं याद आएगा। और नरेंद्र मोदी जी आज वो नेता है जो पूरे भारत के नहीं विश्व के सर्वोच्च नेता है, दिशा देते हे हैं। प्रभु, और इसी ये बात ऐसा से ये लोग झूठ मत जलते हैं। बोलिए। ये लोग बरनौल लगाइए और इनका जो जख्म गहरा हुआ है उसको कम करिए अमित जी। चलिए, किसी को बरनोल लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जलने पे बरनोल लगाया जाता है। लेकिन संजय निरुपम मेरे साथ है। संजय निरुपम, सब जल रहे हैं, बीजेपी आगे बढ़ रही है, पॉइंट नंबर 1। और क्या आपको लगता है जो एसडी कुमारस्वामी ने बोला है, महाराष्ट्र के चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद मुझे डर है कि कर्नाटक में अजीत पवार के रूप में कौन उभरेगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार अपने भीतर से ही गिर जाएगी। ये बड़ा बयान है, ये बीजेपी नहीं कह रही है, जेडीएस क्लेम कर रही है। कुमारस्वामी, जेडीएस को अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, जेडीएस को अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बुरी तरह से हराया है और उनका पूरा कुनबा तबाह हो गया है। और वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से पहले हाथ मिला लेते थे, अब हाथ मिलाने के लायक भी नहीं है। बीजेपी ने उन पे डोरे डाले हैं, बीजेपी के पास जा रहे हैं। तो बेसिकली वो एक फ्रस्ट्रेशन में अपना रिलेवेंस बनाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, इन बातों में कोई सार नहीं है, कोई दम नहीं है। गौरव भाटिया, अमित जी, बड़े ध्यान से देख रहा हूं कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता की हालत बहुत खराब है और महागठबंधन का हाल ये होने वाला है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जो सीटें बांटा करती थी, आज खुद कह रही है कि भैया गठबंधन कर लो, लेकिन कोई गठबंधन करना नहीं चाहता है, क्योंकि गांधी परिवार हो चाहे खड़गे जी हो, ये वंशवाद के कीड़े से ग्रसित हैं। और इसी तरह से हमने देखा ये जो पार्टियां वंशवाद आगे बढ़ाती हैं, आगे चल के उनका हश्र क्या होता है, योग्यता। जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है, वैसे योग्य व्यक्ति ऊपर आ जाता है और वंशवादी नीचे रह जाता है। एक बयान में आपको सुनाता हूं। एक उद्धव गुट की शिवसेना की नेता है, वो कहती है उद्धव जी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं इन दोनों की सरकार को देखते देखते, इसलिए अजीत दादा पवार को बीजेपी ने तोड़ लिया है। गौरव भाटिया, 10 सेकंड में इसका रिप्लाई। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, वो नेत्री हैं, वो अभी खुद ही नई नई आई हैं उद्धव गुट में, और जब से वो उद्धव गुट में आई हैं विनाश ही हो रहा है उद्धव गुट का। और वो महिमा मंडन करती हैं आदित्य ठाकरे का भी। अरे अभी तो आदित्य ठाकरे को दिखाना है कि उसमें दमखम है। ये राहुल गांधी जैसा गुब्बारा है, छेद इतने हैं, गर्म हवा जितनी भी भर दो ये गुब्बारा उड़ने वाला नहीं ओके, है। मैं बड़ी खबर, रामदास अठावले कह रहे हैं बिहार में जनता दल यूनाइटेड में फूट हो सकती है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। जयंत चौधरी जैसे नेता भी पटना नहीं गए थे, वो एनडीए के साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में भी फूट हो सकती है, लेकिन जेडीयू में बड़ी फूट तय है, ये रामदास अठावले कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। जवाब, ये सारे के सारे अब वहां कौन आएगा बचाने के लिए? बोलने दीजिए। ये सारे के सारे ख्याली पुलाव खाने वाले, दिवा स्वप्न देखने वाले अनर्गल टिप्पणियां और बयान जेडीयू के बारे में करना बंद करें।
जेडीयू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करता है और लेकिन इतिहास सबको में लग रहा है कि नीतीश जी इतिहास चुनाव में नहीं कभी लड़ेंगे, उनका भविष्य खतरे पूरे में है। इतिहास में समता पार्टी से लेकर आज जनता दल यूनाइटेड तक ये पार्टी कभी टूटी नहीं, कभी बिखरी नहीं। नीतीश कुमार के आपको भी लग रहा नेतृत्व में होगा। चट्टान की तरह खड़ी रही, पहला पॉइंट। दूसरा, कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में हुआ है वो देश की जनता लेकिन समझ अब रही है। मेरा सरल सवाल है कि अब आप एकता अपनी कर्नाटक कैसे के चलाएंगे हारने ना? के बाद लगातार सत्य बीजेपी प्रकाश, समझ चुकी है कि उसकी एक जमीन खिसक रही है। जी, बताइए। एक करके सवाल। आप अपनी एकता का बार बार ढोल पीट रहे हैं, एकता है। प्रफुल्ल पटेल उस बैठक में थे, वो आज बीजेपी के साथ चले गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो आपने एक हांडी चलाने की कोशिश करी, ये पहले छौके के बाद ही टूट रही है? देखिए 15-16 पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ, वो सबके सामने है। 9 साल से मुखालफत जिन नीतियों का कर रही है बीजेपी की, वो तमाम पार्टियां अच्छा, आम आदमी पार्टी आपके साथ है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी ने पटना बैठक के बाद थोड़े तेवर बदले हैं, उसकी कांग्रेस के साथ एक आम गांठ आदमी बनी है जी। लेकिन आप उम्मीद करिए कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो तमाम पार्टियां एक मंच पर जरूर हैं। थोड़ी बहुत असहमति लोकतंत्र में होती थोड़ी है। बहुत नहीं, या तो दल के दल ही टूटे जा रहे हैं। अब तो जेडीयू पे सवाल खड़ा हो रहा है। वो तो अपना भविष्य सबको देखना है ना। अगर 9 विधायकों को मंत्री पद का शपथ दिला दिया, जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे। मैं आपके सामने जलते फ्रांस से अलर्ट करने वाली एक विशेष रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। बीते 7 दिनों से फ्रांस की सड़कें सीरिया और इराक की तरह दिख रही हैं। फ्रांस में हालात है वो पूरे यूरोप के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि फ्रांस ने जिन लोगों को मानवता के आधार पर अपने देश में आसरा दिया, अब वही शरणार्थी वहां की अमन और शांति के बड़े दुश्मन बन गए हैं। किसी भी देश में शरणार्थी कितनी भी बड़ी समस्या हो सकते हैं, यह समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यह 30 सेकंड का एक वीडियो दिखा रहा हूं, देखिएगा जरूर। जिन विदेशियों को शरण देने की बात आप कह रहे हैं, कल वे भी तक्षशिला की भूमि पर अपने अधिकार का दावा करेंगे। जिस मानवतावाद की दुहाई दे आप उन्हें शरण देने की योजना बना रहे हैं, उन्हीं मानवतावादियों की धरती कल धर्म जाति के संघर्ष से लाल हो उठेगी। कल यही शरणार्थी आपके साथ पौर सभा में बैठेंगे और आपके निर्णयों को प्रभावित करेंगे। कल यही शरणार्थी आपके राज्य का अविभाज्य अंग होंगे और यही आपके सामने बैठकर अपने तथाकथित अधिकारों की मांग करेंगे। यह वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में भी दूसरे देशों के शरणार्थियों को देश में बसाने की खूब वकालत होती है। देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में ये शरणार्थी पॉलिटिकल सपोर्ट के दम पर खुलेआम रहते भी हैं। इसलिए आज उन सभी राजनीतिक दलों को फ्रांस की हालात देखनी चाहिए। अब यह भी समझ लीजिए कि फ्रांस में यह बवाल क्यों हुआ। 27 जून को पेरिस में 2 पुलिस ऑफिसर ने एक कार को रोका। गाड़ी चला रहे 17 साल के नाहेल की पुलिस वालों से बहस हुई। वो विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिसकर्मियों ने नाहेल पर गोली चला दी। गोली लगने से नाहेल की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद फ्रांस में जो कुछ हुआ वो आंखें खोलने वाला है व्यूअर्स, क्योंकि जिन लोगों को फ्रांस ने शरणार्थी देवो भवा कहा, उन्होंने उसी फ्रांस को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। इन 2 तस्वीरों को देखिए। इनमें एक तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी की है, जिसे 1190 के दशक में बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया था। तो दूसरी तस्वीर फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मार्सिले की है, जिसे दंगाइयों ने फूंक डाला। यानी करीब 840 साल बाद एक बार फिर निशाने पर बुक्स, नॉलेज और इंसानियत थी। हिंसा की यह आग फ्रांस के पड़ोसी देशों यानी यूरोप के अन्य देशों में जैसे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम तक पहुंच गई है। इन दोनों देशों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने तो ज्यूरिख की सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं, वहीं बेल्जियम में भी जगह जगह आगजनी हो रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है व्यूअर्स जब फ्रांस में शरणार्थियों की वजह से अराजकता फैल गई है। याद कीजिए साल 2016 का वो दिन जब नीस शहर में एक ट्रक लोगों को रौंदता हुआ गया। इस हमले में 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ट्रक ड्राइवर की पहचान मोहम्मद लाइवेज के तौर पर की गई थी।
केवल फ्रांस ही अराजकता का शिकार नहीं हुआ है, जर्मनी में भी 2016 में अफगान शरणार्थी ने ट्रेन यात्रियों पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला कर दिया था। इसमें 5 लोग घायल हो गए थे। 22 जुलाई 2016 में को म्यूनिक में ईरानी मूल के शरणार्थी ने 9 लोगों की हत्या कर दी थी। साल 2017 में यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा था, यह सुनना चाहिए आज आपको, कि एक ऐसा दिन आएगा जब हम यूरोप में और ज्यादा चरमपंथ और आतंकवाद देखेंगे, और यह सब वहां की सरकारों की अयोग्यता के कारण होगा। अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें मिडिल ईस्ट और इस्लाम की ठीक समझ है तो माफ करें, वो एक बड़ी गलती कर रहे हैं। यह समस्या सिर्फ फ्रांस या यूरोप की नहीं है, बल्कि यह संकट मानवता पर है, क्योंकि जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उनकी सोच काफी डराने वाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। On n'a pas peur, on est des musulmans, alhamdoulilah. Si la police nous tue, on a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. Voilà. हम मेहमान को भगवान समान मानते हैं, लेकिन कलयुग में मेहमान ईश्वर है या कालनेमी, इसकी पहचान तो बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आपको भी सचेत रहना जरूरी है। यह बहुत जरूरी खबर थी जिसे आप तक पहुंचाने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।